अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज मुबारक जुमातुल मुबारक दिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, खास तौर पर शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो शहर फैसलाबाद के अंदर सीवरेज सिस्टम के मसाइल सर उठाने लगे हैं और बहुत सारे हलकों के अंदर मुनफरिद तरीके से जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। समनाबाद का इलाका है मकसूदाबाद, उसकी बात कर लेते हैं जनाब। गुज़श्ता रोज उसकी बहुत सारी गलियों के अंदर सीवरेज का पानी खड़ा होने की वजह से शहरियों की जान से एक अजीब एहतजाज किया गया। कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे उस इलाके के अंदर, उन्होंने मुतलका एमपीए मियां वारिस जो कि राना सनाउल्लाह के हलके से विनर रहे हैं इस दफा, उनकी तस्वीरें गटरों के ऊपर आवेजा कर दी। फ्लेक्सें जो थी वो लगा दी गई वहां पे, और जितने भी गलियां थी चाहे वो गटर जहां से उभर रहे थे वहां पे लगा दी गई। तो एक मुनफरिद किस्म का एहतजाज था जो कि उनकी जान से किया गया। उनका इस मौके पे ये कहना था कि जब वोट लेना होता है तब इन्हीं गली मोहल्लों के अंदर अपनी पूरी पलटून के साथ आते हैं और एक एक घर दरवाजा खटखटा के वोट के लिए कहा जाता है, लेकिन जब अवाम के लिए काम करवाने की बारी आती है तो कोई शख्स भी इन मोहल्लों का रुख नहीं करता। और यही वजह थी कि याद दिलाने के लिए मियां वारिस को कि इन हलकों से आपने वोट लिया है, यहां पे आके काम भी करवाएं। उनकी तस्वीरें आवेजा की गई हैं, लेकिन चंद ही घंटों बाद कुछ जहां पे मुखालफिन होते हैं वहां पे सपोर्टर्स भी होते हैं, तो उनकी जान से तस्वीरें तो हटा दी गई, लेकिन एहतजाज जो है वो अहले इलाका की जान से किया जा रहा था। उनका कहना था कि अगली दफा अगर वोट यहां से लेना है तो यहां पे काम करके भी दिखाना पड़ेगा। चेयरमैन वासा के हवाले से भी काफी वो गमो गुस्से का इजहार कर रहे थे। उनका कहना था कि कई दफा, एक दफा नहीं मुतअद्दद दफा जो है इन्होंने बताया है कि इस इलाके में सीवरेज सिस्टम के मसाइल जो है वो काफी हद तक खराब हो चुके हैं, यहां पे इनके मसाइल को हल किया जाए। आबादी ज्यादा है, लाइन छोटी है, जिसकी वजह से रोजाना की बुनियाद पर गटर उबलना शुरू हो जाते हैं और ताफुन और बदबू से इलाके में रहना मुहाल हो गया है। रही सही कसर गुज़श्ता दिनों के बारिशों ने निकाल दी, और जैसे ही बारिशें होती हैं इन गली के मोहल्लों से पानी निकालना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है और नदी नालों का मंजर जो है वो पेश करने लगता है। तो उनका यह कहना था कि हमारी गुजारिश है कि अरबाब इख्तियार इस मामले को संजीदगी से ले और जितने भी मसाइल हैं सीवरेज सिस्टम समेत उनके हल करे और जल्द अज जल्द, क्योंकि सीवरेज सिस्टम की वजह से जब पानी खड़ा रहता है तो उनका कहना है कि बनी गलियां, बने पीपीसी रोड्स जो हैं वो टूट फूट का शिकार होने लगे, और इस टूट फूट के शिकार की वजह से सिर्फ पानी ना निकालने की वजह से करोड़ों रुपए की लागत की सड़कें भी दोबारा तैयार करनी पड़ेगी। अगर वक्त पर पानी निकाल लिया जाए तो वो सड़कें बच जाएंगी जो कि पहले से तैयार की है, उनकी शेल्फ लाइफ कम हो रही है। तो ये तमाम मसाइल थे जो कि वो उनकी जान से बताए जा रहे थे। ये तो वो थे जो कि हमने दिखाए, और इसके साथ साथ बहुत सारे शहर के और भी मसाइल हैं सीवरेज सिस्टम के नशीबी इलाकों के, वहां पे भी वासा की तवज्जो की सख्त जरूरत है, लेकिन किसी किस्म की तवज्जो नहीं की जा रही। ये तो बात थी मसाइल की। अब इसके साथ साथ सेहत के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। तो सेहत जो है वो कहते हैं कि सबसे जरूरी चीज है, अगर जान है तो जहान है। तो जान को फिट रखने के लिए मैं वो वाली जान की बात कर रहा हूं जो अपनी है, जो दूसरी जान है उसकी बात नहीं कर रहा। तो अपनी जान को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है, ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, और इसके साथ साथ वॉक के अलावा जो अपनी डाइट है उसको भी बेहतर रखना होता है। योग का इल्म क्या कहता है आपको अपनी सेहत को, अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए, और इसके साथ साथ अगर आप जिम के अंदर जाते हैं तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको करनी चाहिए, डाइट प्लान आपका क्या होगा, एक्सरसाइज तो करनी है, इसके साथ डाइट क्या लेनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, सर्दियों में डाइट और तरह की होती है, गर्मियों में और तरह की होती है, और योग का इल्म एक्सरसाइज से थोड़ा हटके होता है। तो इन दोनों के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ योगी नईम मौजूद होंगे जो कि हमारे कह लें कि एक योगा के साइंटिस्ट हैं जनाब, तो उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे साथ नवाज बाजवा मौजूद हैं, मारूफ फिटनेस ट्रेनर हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, पूछेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं जी शो के लिए अंदर। सबसे पहले तो मैं नईम की तरफ चलूंगा। नईम, क्या कहेंगे आप मौजूदा सूरत हाल के अंदर, अगर बात की जाए गर्मी बहुत ज्यादा है, हीट स्ट्रोक्स होते हैं, और गुज़श्ता रोज तो इस कदर ज्यादा गर्मी थी कि मैं भी कुछ देर के लिए बाहर खड़ा हुआ तो मुझे चक्कर आने शुरू हो गए थे। अब इतनी गर्मी में एक्सरसाइज करना मुनासिब नहीं समझा जाता। एक्सरसाइज का बेहतरीन वक्त कौन सा है, और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि हीट स्ट्रोक वगैरह से बचना हो तो योग का इल्म क्या कहता है इस हवाले से। आजकल के मौसम में जो है वो जो आजकल मौसम चल रहा है इसमें बेहतरीन वक्त तो जो है वो आपका इवनिंग का है। आप
अर्ली मॉर्निंग अगर एक्सरसाइजेस करते हैं, वैसे भी आम रूटीन में भी योग ये कहता है कि अगर आप सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी स्टिफ होती है, आपकी बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। अगर आप उस वक्त में कोई जरक लगा लेंगे, आपको इंटरनल मसल इंजरी हो जाएगी, आपके अंदर से तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी। तो सुबह के टाइम तो हल्की फुल्की स्ट्रेचेस की जा सकती हैं, बहुत लाइट आप स्ट्रेच कर सकते हैं। आपने देखा होगा जितने एनिमल्स भी हैं वो सुबह उठ के स्ट्रेच करते हैं बॉडी को। सुबह तो स्ट्रेचेस करनी चाहिए, लेकिन हल्के फुल्के अंदाज में। लेकिन जो आप एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, जिसमें आप हैवी एक्सरसाइज करना चाहते हैं आजकल के मौसम के हिसाब से, तो उसमें आप इवनिंग का टाइम रखें, या मतलब रात खाया पिया भी हो, एनर्जी पूरी हो, आपने पानी भी पिया हो। सुबह उठ के तो आपको वैसे ही प्यास लगी होती है, आजकल के मौसम में वैसे ही पानी की कमी होती है। फिर हमारे यहाँ गलती ये है कि हम पानी एक वक्त में ज़्यादा पी लेते हैं, हम पानी को पीना नहीं सीखते। हम एक वक्त में 3-4 गिलास पानी पीते हैं और तेज़ी से पीते हैं, ना उससे प्यास बुझती है, ना उससे कोई आपके अंदर पानी बढ़ता है। वो तो आपने एक बर्तन में से पानी दूसरे बर्तन में डाल दिया, वो यूरिन की शक्ल में निकल जाता है। आपने जब भी पानी पीना है, आप कोशिश करें कि आप बहुत आहिस्ता से पिएं, जो कि मसनून अमल भी है, उसको देखते हुए पिएं, उसके साथ अटैचमेंट करें। एक तो कोई भी आप काम करें उसमें आपकी मेंटली अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली अटैच नहीं होते तो उसका असर कम होता है, उसका फ़ायदा कम होता है। आप ये देखें कि हमें सिखाया गया कि आपको हर चीज़ की दुआ सिखाई गई, हर चीज़ की नीयत सिखाई गई। इसका मकसद ये है कि आप मेंटली अटैच हो जाएं, उसमें मेंटली इन्वॉल्व हो जाएं। जब किसी भी काम में आप मेंटली इन्वॉल्व होते हैं तो उसका फिर फ़ायदा बॉडी को होना शुरू होता है। अगर आप पानी को देख के पिएं और बहुत आहिस्ता से पिएं तो एक गिलास में आपकी प्यास बुझ सकती है और पानी की कमी नहीं होगी। पानी को आहिस्ता पीने से जो है वो बॉडी के अंदर पानी फिर लगता है, आपको पानी की जो कमी है वो नहीं होती। ज़्यादा पानी पीने की वजह से भी डिहाइड्रेशन होती है, वोमिटिंग होती है, आपको जो है वो नौजिया होता है, जी लूज मोशन होते हैं, को दिल करता है। ठीक है। तो ये हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए इस मौसम में। ये बड़ा वो हबस वाला मौसम है, इसमें पसीना बहुत आता है, पसीना खुश्क नहीं होता, पानी की कमी हो जाती है। लेकिन अगर इसमें पानी खा लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए पीने की बजाय। आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको पानी मिल जाता है, बॉडी के अंदर रह जाता है, उसमें आपको यूरिन भी ज़्यादा नहीं आता अगर आप फ्रूट्स खाते हैं। और पानी वाले फ्रूट्स ले लिए जाएं, पानी वाले फ्रूट्स भी आजकल जैसे मीठे आए हुए हैं, बड़ा उसमें पानी है, वो आप पी सकते हैं, आप उसका जूस भी पी सकते हैं। वाटर इनटेक अच्छा हो जाता है, उससे न्यूट्रिएंट्स भी आपको काफ़ी मिल जाते हैं। जी। तो एक्सरसाइज अगर आप इसमें ये रखें कि इस मौसम में आप एक्सरसाइजेज ज़्यादा फोकस करें कि बहुत ज़्यादा जिसमें स्वेटिंग ना हो। अगर स्वेटिंग होगी, ज़्यादा स्वेटिंग वाली एक्सरसाइजेज करते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, बहुत हैवी करते हैं, तो उसके लिए फिर आपको जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा इनटेक रखना होगा जिसमें आपकी पानी की कमी ना हो। आपको जैसे मैं बताया कि फ्रूट्स का इस्तेमाल फिर ज़्यादा कर दें। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम तो एक एक्सरसाइजेज जो करते हैं वो बंद कमरों में करते हैं, उसमें और हबस होता है। एसी भी चल रहे हो लेकिन वो आपको ऑक्सीजन तो नहीं मिल रही ना, फ्रेश ऑक्सीजन नहीं है। आप एनवायरनमेंट आप देखते हैं तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आप फ्रेश एयर में चले जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप ओपन एयर में करें, उसमें कम से कम आपको ऑक्सीजन लेवल मिल जाता है, जिससे आपकी एनर्जी बूस्ट करती है, आपको फिर चक्कर नहीं आते। चक्कर आने की एक वजह वर्टिगो भी होती है। जब हम बहुत ज़्यादा, मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि आपके अगर जरक आ जाएं तो अब मैंने अक्सर ये देखा है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि हम गर्दन को बहुत तेज़ी से घुमाना शुरू कर देते हैं। आपने ये एक्सरसाइज देखी होगी, यूँ गर्दन घुमाते हैं। इसको भी आराम आराम से घुमाना चाहिए, ताकि गर्दन घुमानी नहीं चाहिए। योग ये कहता है गर्दन घुमानी नहीं चाहिए, इससे आपको वर्टिगो हो सकता है। ये सबसे नाजुक मोहरें आपके गर्दन के हैं, जो 7 मोहरें आपके, कुछ 7 कहते हैं, कुछ 8 कहते हैं, C1 C7 तक कुछ लिखते हैं, कुछ C8 तक लिखते हैं। इसमें अभी वो अथेंटिक वो नहीं है कि अभी 8 है या 7 है, लेकिन इसको 7 पे ज़्यादा मुतफिक हैं लोग, मेडिकल में भी कुछ 8 भी कहते हैं। तो सर्वाइकल का अगर आपका वर्टिब्राज अगर आपके डिस्टर्ब हो जाएं, आपके घुमाने से, आपने जरक दे दी किसी किस्म की, आपके डिस्क स्लिप हो सकती है, आपके जो है वो बिल्कुल वर्टिगो का इशू भी यही होता है ना कि वर्टिगो में फिर आपको चक्कर आते हैं उठते बैठते। आपको ये एक्सरसाइज करते हैं, आपको चक्कर आएंगे, आप सोचेंगे ये शायद मुझे हबस की वजह से आ रहे हैं या डिहाइड्रेशन की वजह से आ रहे हैं, लेकिन उसमें एक ये भी एहतियात रखें। बिल्कुल एहतियात तो रखनी चाहिए और तमाम मामलात को देखने चाहिए। हमारे साथ नवाज बाजवा भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप, गर्मियों के अंदर एक्सरसाइज का टाइम क्या होना चाहिए और मैक्सिमम कितनी देर की एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि ऑलरेडी गर्मी इतनी होती है, इस गर्मी के दौरान फायदे की बजाय नुकसान की तरफ ना आप चले जाएं? अगर तो हनान भाई आपका जो जिम का एरिया वो एयर कंडीशन है, फिर तो कोई इशू नहीं। कोई भी टाइम हो, गर्मी हो सर्दी हो, आपने टेम्परेचर वहाँ पे कंट्रोल रखा होता है, तो बैलेंस रहता है, उसमें कोई इशू नहीं कि आप किसी टाइम भी कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली बात करते हैं तो सुबह का टाइम
जैसे योगी साहब ने भी कहा कि आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, तो अगर आप सुबह वर्कआउट करना चाह रहे हैं तो आप बॉडी को पहले मोबिलाइज करें, अपना जो कोर का टेम्परेचर है वो बढ़ाएं, नॉर्मल कंडीशन में आए, वार्म अप हों, फिर आप सुबह भी वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि लड़के करते हैं सुबह के टाइम भी ट्रेनिंग करते हैं, इंटरनेशनल एथलीट्स हैं वो भी मॉर्निंग में भी ट्रेनिंग करते हैं, कुछ नून टाइम में करते हैं, कुछ इवनिंग में करते हैं, जो टाइम आपको सूट करता है आप उस टाइम में कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। मोस्टली रात का टाइम इसलिए ज़्यादा सूट करता है कि आप सारा दिन अपनी रूटीन से जो भी आपका काम है, ऑफिस है, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप फ्री हो जाते हैं और उसके बाद आपने डिनर करना है और रेस्ट करना है, आपकी बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में आ जाती है, तो आप सो भी जाते हैं, रिकवरी भी हो जाती है। अगर आप मॉर्निंग में करते हैं तो उसमें यह है कि फिर सारा दिन आपने चलना है, अपना काम शाम में आपने करना है, मजीद कैलोरीज की इनटेक आपको चाहिए होगी, रिकवरी ज़रा मुश्किल हो जाती है उसमें, तो रात का टाइम थोड़ा सा इसलिए बेहतर समझा जाता है। ठीक है, रात के टाइम में जरा एक्सरसाइज जो है वो बेहतर तरीके में की जा मेंटली भी आप फ्री होते हैं कि आपको और कोई काम नहीं करना, आपने सोना ही है। अच्छा, चंद एक हमारे यहाँ जिम है फैसलाबाद में जो कि सेंट्रली एयर कंडीशनड है, लेकिन ज़्यादातर अगर जिम्स की बात की जाए तो सेंट्रली एयर कंडीशन नहीं है। तो इस गर्मी के अंदर जब आप हबस के अंदर वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं? नुकसान तो उसके ये होता है कि अब सफोकेशन बहुत ज़्यादा होती है, आपकी ऑक्सीजन की इंटेक कम हो जाती है, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो तेज़ होता है, आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो तेज़ी से काम करता है, आपको सांस ज़्यादा आता है, सांस चढ़ता है, तो ऑक्सीजन की इंटेक आपको उस टाइम पे ज़्यादा चाहिए होती है जब आपने वर्कआउट करना है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी जो फोर्स है वो उसमें कमी आ जाए, मसल फटीक ज़्यादा हो जाए, बॉडी ज़्यादा थक जाए, रेस्टलेस हो जाए, तो उसमें यह है कि आपकी ग्रोथ भी डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी बॉडी भी डिस्टर्ब हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, आपको इंजरी भी हो सकता है। तो आपने अगर ऐसी किसी जगह पे जाना है तो कोशिश करें उस टाइम पे जाएं जब रश कम है, कम लोग हैं, सफोकेशन कम है, जहाँ पे वेंटिलेशन का इंतज़ाम बेहतर है, वहाँ पे जाएं। ओपन एरिया में क्योंकि मुश्किल है आजकल, जिस टाइम भी आप जाएंगे हबस ही होगा, तो जाहिर बात है आप इक्विपमेंट आप ओपन एरिया में नहीं रख सकते, बारिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर आपने किसी ऐसी जगह पे जाना है तो उस टाइम पे जाएं जब रश कम हो, लोग कम हो। और इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट वैल्यू के हवाले से भी बताइएगा हमें कि न्यूट्रिशन कैसी रखनी चाहिए। गर्मियों के अंदर वाटर इनटेक ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हैं पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो वाटर अगर इनटेक आपकी बेहतर नहीं है तो डिहाइड्रेशन भी आपको हो सकती है, उससे फिर मल्टीपल प्रॉब्लम्स है जो कि बॉडी के अंदर जनरेट हो जाती हैं। उस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही आपकी जो पूरी बॉडी है इसका तकरीबन वेट मोर देन 90% वाटर पे बेस करता है, तो आपका वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपने वेट गेन करना है तो भी आपका वाटर इनटेक जो है उसमें असरअंदाज होता है, अगर वेट लूज़ करना है तो भी आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई जो है वाटर से होती है, यूरिन के थ्रू स्वेटिंग होती है, तो आपकी जो टॉक्सिन है उसके थ्रू पास आउट होते हैं। तो हर सूरत में आपका जो सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम इसका डाइजेशन का, वो इससे बेहतर होता है, वो खाना अच्छे तरीके से हजम होता है। अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा नहीं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, स्किन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है, आप इरिटेट रहेंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे, एक्नी हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें वाटर इनटेक की कमी के बायस हो सकती हैं। तो पर 20 kg आपको 1 लीटर गर्मियों में मोस्टली बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए लाजमी चाहिए। एक दिन में या 24 घंटों में? 24 घंटे में। 24 घंटों में, यानी 24 घंटों में आपको कम से कम 80 kg वाले बंदे को 4 लीटर मिनिमम, ज़्यादा पी सकते हैं, कम आती हैं, ठीक हो, क्योंकि आपने वर्कआउट करना है, आपको स्वेटिंग होनी है, तो ड्यूरिंग वर्कआउट भी आपको थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहना, इतना नहीं पीना कि आप ब्लोटेड हो जाएं, वर्कआउट आपके लिए मुश्किल हो जाए, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि जो स्वेटिंग के थ्रू आपकी बॉडी से वाटर निकल रहा है आप उस डेफिशिएंसी को ओवरकम कर सकें। नईम भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी मजीद गुफ्तगू करते हैं कि योग क्या कहता है। गर्मियों में जब हीट स्ट्रोक होता है तो असाब काम करना छोड़ देते हैं, असाब को मजबूत बनाने के लिए कौन सा स्थान है या कौन सा एक्सरसाइज है जो कि आपको करनी चाहिए? असाबी जो वीकनेस है, जिसको आप कहते हैं नर्वस सिस्टम की वीकनेस, उसमें सबसे जो अहम है वो तो आपका पार्ट ऑक्सीजन का है। 80% ऑक्सीजन आपके ब्रेन को चाहिए, क्योंकि ये सारा ताल्लुक ब्रेन के साथ है, आपके असाबी निज़ाम का। अगर आपका ब्रेन स्ट्रांग नहीं है तो आपके असाब कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकते, आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है अगर। और 20% ग्लूकोज चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमने 80% ग्लूकोज किया हुआ है और ऑक्सीजन को 20% किया हुआ है, उल्टा कर दिया हुआ है। हम खाते ज़्यादा हैं तो ग्लूकोज की मकदार तो हमेशा ज़्यादा रहती है। आपने देखा होगा शुगर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं तो ग्लूकोज की मकदार तो हमारे जिस्म में ज़्यादा रहती है, ऑक्सीजन की मकदार कम होती जा रही है। अगर आप नर्वस सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको लाजमी ऑक्सीजन आपका इंटेक बढ़ाना चाहिए, और क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन और क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन दोनों पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें जो है वो ज़रूर बाहर निकलना होगा, ग्रीनरी के लिए हमें काम करना होगा, हमें दरख्त लगाने पड़ेंगे। अगर हम दरख्त नहीं लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे। गांव हम
ख़त्म करते जा रहे हैं, शहर बनाते जा रहे हैं, गाँव की शक्ल ख़त्म होती जा रही, कॉलोनियाँ काट रहे हैं। लेकिन हमें चाहिए ये कि वहाँ पे फिर दरख्तों का इंतज़ाम भी करें, क्योंकि इसके साथ इंसान की ज़िंदगी का ताल्लुक है। इंसान की ज़िंदगी का ताल्लुक खाने पीने के साथ भी होगा, लेकिन उसके बगैर आप काफ़ी दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन अगर ना हो तो 5 मिनट भी शायद मुश्किल से आप जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, कॉल भी ले लेते हैं। कॉलर जो है हमारे शो का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, आप तस्लीम बोल रहा हूँ बाबर चौक से। सर, पेट कम करने के लिए एक्सरसाइज मुझे बता दें। जी, पेट कम करने के लिए एक्सरसाइज पूछ रहे हैं जनाब। अभी बाजवा साहब से पूछ के बताते हैं कि ये आसान प्रोसेस है या मुश्किल प्रोसेस है। क्या कहेंगे आप, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, एक्सरसाइज कौन सी होगी, इस हवाले से बताइएगा। अनान भाई, इसमें तो बेसिक चीज़ आपकी डाइट होगी। मतलब एक गिलास पानी है, लाइक उसमें आप लोडिंग करी जा रहे हैं, 2 चम्मच डाल रहे हैं और 1 निकाल रहे हैं, वो कभी भी खाली नहीं होगा। तो खाली वो तब होगा जब आप उसकी लोडिंग बंद करेंगे, अनलोडिंग स्टार्ट करेंगे। या होता क्या है कि हम खाई पहले से भी ज़्यादा जाते हैं, थोड़ा सा वर्कआउट करके हम ये समझते हैं कि हम कम कर लेंगे, ऐसा होता नहीं है। तो पहले तो आप अपनी डाइट कंट्रोल करें। 70 to 80% आपकी डाइट मैटर करती है, बाकी वर्कआउट और आपका रेस्ट है। इसमें हम लेग रेजेस कर सकते हैं, क्रंचेस कर सकते हैं, हैंगिंग लेग नीज कर सकते हैं, रशियन ट्विस्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हैं। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये नहीं कहना कि आपने आज करनी है और सुबह 6 पैक 8 पैक बन जाने हैं, हौसले से करना। लेकिन उसके लिए आपको अपनी डाइट जो है वो भी बेहतरीन रखनी है। तो ब्रेक का वक्त हो गया है जनाब, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और ये चटपटी गुफ्तगू जो है इसे दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नवाज बाजवा हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि फिटनेस एक्सपर्ट हैं। हम मुख्तलिफ एक्सरसाइज के हवाले से उनसे पूछेंगे। जो शख्स घर पे बैठ के एक्सरसाइज करना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जॉब की रूटीन की वजह से या बिजनेस के में बिजी होने की वजह से जिम का रुख नहीं कर पाते, तो घर पे बैठ के किस तरह से एक्सरसाइज की जाएगी आज हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ नवाज मौजूद हैं। नवाज, बताइएगा आज हम क्या स्पेशल करने जा रहे हैं और कौन सी एक्सरसाइज होंगी जो कि हम कर रहे हैं आज। जैसे अभी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे, कुछ उन्होंने पेट की एक्सरसाइज की, तो हम उसको कुछ पोर्शन में डिवाइड करते हैं। आपके अपर एब्स हैं, मिडल हैं, लोअर एब्स हैं, अपर साइड ओब्लिक्स हैं, लोअर साइड ओब्लिक्स हैं, लव हैंडल्स है। तो इस पर कुछ काम करेंगे और कुछ हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, अपनी जो ब्लड सर्कुलेशन है इसको तेज करने, अपने हार्ट रेट को ऊपर ले जाने। अच्छा, अपर बैली तो कम हो जाती है, लोअर बैली का बड़ा प्रॉब्लम रहता है और काफी फैट होती है वहां पे, इस तरह की ढीठ किस्म की फैट होती है। उसे बर्न करने के लिए एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट भी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना होता है कि एक्सरसाइज के बावजूद भी उसे बर्न नहीं कर पाते। इसकी क्या वजह है? उसकी रीजन ये है कि उनकी जो डाइट है वो ठीक नहीं होती और समटाइम्स एक्सरसाइज ठीक नहीं होती। अब लाइक ऐसे है कि जिम में आप जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं वेट गेन करने के लिए, कुछ जाते हैं वेट लूज करने के लिए। अगर दोनों बंदे सेम एक्सरसाइज और सेम डाइट लेते रहें तो गेन करने वाला लूज करने वाली करता रहे और लूज वाला भी लूज वाली कर रहा है, तो गेन वाले का लूज तो हो जाएगा पर लूज वाले का दूसरा काम नहीं होगा। तो जो आपने करना है, गेन करना है, तो उसके लिए डाइट प्लान आपका अलग है, आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग है, उसके दौरान जो आपका रेस्ट पीरियड है वो अलग है, इंटेंसिटी उनकी अलग है, रेप रेंज अलग है। तो ये सारी चीजें मिलके उस चीज को लेके चलती हैं। चलें जी, हम चाहते हैं आप स्टार्ट करें। और कहां से स्टार्ट लेंगे? सबसे पहले तो हमारा वार्म अप है, जिसमें आप जंपिंग कर सकते हैं, जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। ये इस तरह की एक्सरसाइज जैसे हम पहले भी प्रोग्राम में बता चुके हैं। स्टेपिंग कर सकते हैं, एक जगह पे खड़े होकर जंप कर सकते हैं, हाई नीज कर सकते हैं, ठीक है, बैक जंप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वार्म अप कितनी देर के लिए करना आपका 5 से 8 मिनट का वार्म अप होना चाहिए कम से कम, ठीक है। जिससे क्या होता है कि आपका जो कोर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और आपको वर्कआउट करने के लिए आसानी हो जाती है। क्योंकि अगर आप बगैर वार्म अप के करेंगे तो आपकी इंजरी हो सकती है, ओवर स्ट्रेच हो सकता है कहीं भी। तो उसके बाद हम करेंगे डायनामिक स्ट्रेचेस, ठीक है, आपने जॉइंट्स को मोबिलाइज करने के लिए, टू प्रिवेंट फ्रॉम एनी इंजरी। अच्छा, इससे वैसे एक किस्म की स्ट्रेचिंग भी हो जाती है? जी बिल्कुल, वार्म अप के साथ साथ स्ट्रेचिंग भी आपकी बॉडी की हो रही हो तो आप रिलैक्स फील करके बिल्कुल ऐसे ही वर्कआउट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी अच्छी हो जाएगी, इंजरी से बचेंगे आप। समटाइम ऐसे होता है कि बंदा स्ट्रेचिंग नहीं करता, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चला जाता है, तो मसल्स पुल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपकी बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है। ठीक है जी।
वार्म अप करने के बाद देन हमें किस तरफ मूव फॉरवर्ड करना चाहिए? फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी होगी हमारी? पुशअप से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, नॉर्मल पुशअप्स हैं आपके, इसमें फिर वेरिएशन अगर आपको चाहिए तो ये सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, या यानी 30 सेकंड कर लें। दो इससे- प्रोग्राम हैं। ये ज्यादा प्रोफेशनली अगर करने हो तो इस तरह कर सकते हैं, जो बिगिनर्स हैं। बिगिनर्स के लिए आप नॉर्मल पुशअप्स करें, अगर तब भी आपसे नहीं होते तो आप अपने नीज पे आगे कर सकते हैं इसको। ठीक है, ताकि ज्यादा अब जो है जोर ना लगे बिल्कुल आपका। ऐसे, क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं, आपकी बॉडी जो है वो यूज टू नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपने चलना है। ठीक उसकी इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मुझे सांस चढ़ना शुरू हो गया, तो जैसे जैसे आप वर्कआउट बढ़ाते जाएंगे तो आपका ब्लड फ्लो जो है और आपको सांस भी चढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी कैलोरीज आपकी बढ़ेगी। मैं साथ साथ जनाब बोलता रहूंगा ताकि आपको अगर सांस चढ़ रहा हो तो हम ऑडियंस को बताते रहें कि एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले बॉडी वार्म अप करनी है, वार्म अप करने के बाद पुशअप्स करने हैं। और पुशअप्स के कितने सेट लगाएंगे हम? 3 सेट आप कर लें। 3 सेट 20-20 के? जी बिल्कुल। 20-20 के 3 सेट्स जो हैं वो आप करें, और बीच में वक्फा 1 से 2 मिनट का रख लें ब्रेक का। अगर आप बिगनर हैं तो 1 मिनट का रख लें, 2 मिनट का रख लें। अगर आप मॉडरेट लेवल पे हैं तो 15 सेकंड, 30 सेकंड। अगर आपसे 20 नहीं लगते, 10, 5 जितने आप लगाते हैं, 1 से शुरू कर लें। ठीक है, उसके बाद हम लंजेस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं जी, एक्सरसाइज के तमाम तरीके बताए जा रहे हैं। उतनी देर योगी नईम से भी मैं बात करूंगा। सांस अगर कंट्रोल करना हो, बहुत सारे लोगों को सांस बड़ी जल्दी चढ़ जाता है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसमें हमारा तरीका गलत है, उसमें सांस लेने का। हम सीने में सांस लेते हैं। एक्सरसाइज के दौरान भी अक्सर लोग ना सीना टाइट कर लेते हैं, सीने को फुला लेते हैं, सांस सीने में चला जाता है, तो उससे हार्ट बीट तेज होती है, फिर दिल भी खराब होता है और सांस फूल जाता है एक्सरसाइज करते हुए। अगर आप ये चाहते हैं कि एक्सरसाइज करते हुए आपका सांस ना फूले, तो फिर आपको चाहिए कि आप सांस को पेट में शिफ्ट करें। आपका सांस जब आप लें तो पेट फूले, और सांस निकालें तो पेट अंदर जाए। अगर आपका सांस पेट पे आ जाए तो आपको एक्सरसाइज के दौरान सांस नहीं फूलेगा। ठीक है। आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा इससे। तो हमें सांस को बेहतर तरीके से लेना चाहिए। जैसे कि आप देखें कि छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उनका सांस पेट से चल रहा होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नवाज साहब क्या कहेंगे? अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या होगी हमारी? स्क्वाट्स करेंगे इसमें। ठीक है जनाब, आप देख रहे हैं, इससे आपकी बॉडी भी स्ट्रेच होगी और आपकी थाइस को पावर भी मिलेगी। इसमें ट्रिक क्या है कि आपकी जो नीज है ये आपके टो से आगे नहीं जाना चाहिए। लोग करते हैं ऐसे, बेंट हो जाते हैं। बेंट हो जाते हैं। उससे क्या है, आपकी लोअर बैक में पेन निकल सकती है। तो आपके नीज अपने टो पे और अपने लोअर पोर्शन पे जोर दे के बैठना है। ठीक है, मतलब आपकी नीज जो है वो टोस से आगे नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल। इससे ये होगा कि बैक प्रॉब्लम जो अक्सर लोगों को बल्ज आ जाता है, या वेट उठाने से भी कई लोग करते हैं, उससे आप बच सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब इसको अगर हमने थोड़ा डिफिकल्ट करना है तो हम इसमें फिर जंपिंग ऐड कर लें, जिसको हम जंपिंग स्क्वाड बोलते हैं। तो इसके 3 सेट आप कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं या मॉडरेट लेवल पे हैं तो आप इसके 10 रैप्स कर लें। अगर आपने इसको थोड़ा और डिफिकल्ट करना है तो आप वेट कैरी कर सकते हैं। वेट कैरी करके तो प्रोफेशनली जिन्होंने लेग्स को, थाइस को गेन करना हो, क्योंकि आपकी बॉडी की जो फाउंडेशन है वो आपकी लेग्स है, जिसने आपकी पूरी बॉडी को कैरी करना है। 24/7 इनको लेके चलते। तो अगर आपकी बॉडी की फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आप वेट गेन भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लूज भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट एक्सरसाइज ही आप देख रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे जी माउंटेन क्लाइंबिंग। ठीक है, माउंटेन क्लाइंबिंग। ठीक है। अच्छा, इससे भी बॉडी अच्छी वार्म अप वैसे हो जाएगी। वार्म अप भी हो जाएगी और आपके एब्स पे भी, लोअर पे भी आएगा। क्योंकि ऑटोमेटिकली आप जब टांग को खींच के क्लाइंबिंग की तरह ऊपर लेके जाते हैं तो राइट साइड वाली राइट साइड पे खिंचाव डालती है, लेफ्ट वाली लेफ्ट पे खिंचाव डालती है। इससे एब्स जो हैं आपके वो उभर के सामने आते हैं। ठीक है, इसको अगर आप दोनों साइड पे करना चाहें इकट्ठा तो आप वो भी कर सकते हैं। ये भी आपके लोअर एब्स के लिए। लोअर एब्स के लिए। जी। फिर उसके बाद हम ब्रीथ एंड होल्ड की एक प्रैक्टिस करेंगे कि आपने एक दफ़ा सांस लेना है, नीचे जाके निकाल देना, पूरी हवा पेट से आपने निकाल के मसल को टाइट करना। इससे स्ट्रेच जो है आपके बेली मसल्स पे पड़ेगा।
सांस लेना है, फिर निकाल दें। 10 सेकेंड होल्ड। या 15 टाइम्स करेंगे एक सेट में। ये पूरे आपके है टॉप टू बॉटम सारे स्क्वीज कर देते हैं। ठीक ठीक। तो सीधी स्ट्रेस आपको फील होगा इससे। इसके बाद आप रिलैक्स कर सकते हैं। ये 4-5 एक्सरसाइज का एक सेट बनाएं। 30 सेकंड करें, 15 सेकंड करें, 1 मिनट करें। उसके दौरान आप 1 मिनट का 2 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। दोबारा इसको रिपीट करें 3 to 4 टाइम। तो एक बहुत अच्छा वर्कआउट आपका हो जाएगा ये। मतलब ये था जी ओवरऑल, आप अगर अपने एब्स को बेहतर करना चाहते हैं, फैट को लूज करना चाहते हैं बॉडी के अंदर, इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ एक्सरसाइज तो बता दी, कुछ डाइट के हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कर दें लोगों को, ताकि एक्सरसाइज के साथ वो डाइट को भी कंटिन्यू कर सकें। इसमें नान भाई 3 बेसिक सोर्स हैं एनर्जी के आपकी बॉडी के लिए, जिसमें पहले नंबर पे आपकी प्रोटीन है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फिर फैट्स हैं। इसमें थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि जितनी भी प्रोटीन्स हैं, 1 ग्राम अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो उसमें आपको 4 कैलोरीज मिलते हैं, किसी भी सोर्स से लेते हैं। चाहे वो आप चिकन से लेते हैं, मटन से लेते हैं, बीफ से लेते हैं, फिश से लेते हैं, एग से लेते हैं, या प्रोटीन सप्लीमेंट किसी से भी। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके भी 1 ग्राम में आपको 4 ग्राम प्रोटीन कैलोरीज मिलती हैं, उसका सोर्स चाहे कोई भी हो। इसी तरह फैट्स हैं, जितने भी फैट्स हैं उनके 1 ग्राम में आपको 9 कैलोरीज मिलती हैं। तो ये थोड़ा सा आप देख लें आपको कितनी चाहिए। ठीक है जनाब, इसी बात को नवाज साहब कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। योगी नईम हमारे साथ मौजूद होंगे और आज कौन से एक्सरसाइजेज होंगी योग के हवाले से हमें बताएंगे। तो आज हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे और उसके क्या फायदे होंगे योगी? आज हम कोशिश करेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जिनको गर्दन के प्रॉब्लम्स होते हैं, गर्दन के मोहरों की जो बात हम कर रहे थे, स्ट्रेस आता है कंधों पे, स्ट्रेस आपके स्ट्रेस मसल्स आपके डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि इंसान जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेता है ना ब्रेन में, वो सबसे पहले आपके जो गर्दन और ये कंधों को डिस्टर्ब करता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे वजन रहता है। और ये प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा है क्योंकि स्ट्रेस से गुजर रहे हैं लोग 4 महीने से, आपको पता है कितना ज़्यादा स्ट्रेस है। तो वो स्ट्रेस सारा जो है वो इसी जगह पे आता है, गर्दन और आपके शोल्डर के मसल्स डिस्टर्ब होते हैं। तो मैंने सोचा कि आज इसी पे हम फोकस करें ताकि लोगों को इससे रिलीफ मिल सके, फ़ायदा हो सके। अब जैसे हमने बात करनी है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जिसमें आपकी डिस्क स्लिप हो जाती हैं या आपको मसल्स का इशू आ जाता है, मसल्स पे स्ट्रेस पड़ने की वजह से आपके मसल्स वीक हो जाते हैं या असाब वीक हो जाते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा? असाबी वीकनेस के लिए तो बेहतरीन है कि आप कोई भी चीज़ मुंह में रख के चूसते रहा करें। जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया था कि असाबी वीकनेस कैसे ख़त्म की जाए, बहुत आसान है। अगर आप चूसने का अमल शुरू कर लें किसी भी चीज़ को जो नरम हो, मुंह में आपका जख्म ना हो जाए, जैसे कोई गुठली सॉफ्ट होती है या कोई भी चीज़ मुंह में रख के, हाँ जी, मुंह में रख के, जैसे खजूर है, आप उसको चबाएं ना, आप उसको चूसते रहें, आपके मुंह में रैशेज भी नहीं आएंगे और बड़ी सॉफ्ट होती है वो, और चूसने का अमल आप शुरू कर लेंगे उससे, फिर आपके असाबी निज़ाम में बेहतरी आएगी, मजबूती आएगी। अगर सिर्फ चूसा जाए, चूसने का एक अमल ऐसा है जिससे जो है वो इंसान के असाब मजबूत होते हैं। जैसे बचपन में बच्चों को चूसनी दी जाती थी पहले, तो अभी भी जहाँ पे दी जाती है बच्चों को चूसनी, आप गांव के लोग देखें तो उनके बच्चे मजबूत होते हैं ज़्यादा शहरों की निस्बत, जहाँ पे चूसनी देना छोड़ दी गई है। तो चूसने का एक अमल है जो आपके असाब को मजबूत करता है। एक तो ये किया जाए असाबी, अगर आपने वीकनेस को ख़त्म करना है। दूसरा, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो गर्दन पे स्ट्रेस आया है तो उसके लिए आप एक्सरसाइज सीखना चाहते हैं, अक्सर लोगों को फिर कॉलर भी लग जाता है और उस बहुत सारी गलत एक्सरसाइजेस करने की वजह से, जैसे मैंने शुरू में कहा कि गर्दन घुमानी नहीं चाहिए, कभी भी गर्दन का राउंड क्लॉक नहीं करना चाहिए, उससे आपके बजाय फ़ायदे को नुकसान हो जाएगा। आप प्रॉपर एक्सरसाइज अगर इसकी सीख लें तो आपको कभी भी गर्दन का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। एक सबसे पहले हम स्ट्रेच करेंगे, गर्दन को सीधा रखते हुए आपने साइड पे अपने कान को शोल्डर के साथ टच करना है, जितना आप इजीली कर सकते हैं। शुरू में आपका कान टच नहीं होगा, लेकिन अगर आप आहिस्ता आहिस्ता इसको रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं तो आपका फिर कान, क्योंकि ऐसा तो रोज़ करता है इसलिए इसका टच हो जाएगा। शुरू में कुछ लोगों का नहीं होगा, तो उसमें बहुत एहतियात से कीजिएगा, बहुत हल्के अंदाज में। यहाँ पे रुकना है 5 से 10 सेकंड के लिए, और फिर दूसरी साइड पे कान को शोल्डर के साथ टच करने की कोशिश करें। ये आप 5 टाइम ईच साइड रिपीट कर लें। आप 10 दफ़ा करेंगे तो 5 ईच साइड हो जाएंगे, 1 बाय 1। ये
बेहतरीन एक्सरसाइज है अगर आप अपने जो डिस्क आपकी गर्दन की जो मतलब अगर आपकी जो प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें ये बेहतरीन एक्सरसाइज है। इससे आपके गर्दन के मोहरे स्ट्रेच होते हैं। आजकल एक कॉलर आया हुआ है जिसमें वो थोड़ी सी हवा भरते हैं तो वो आपकी गर्दन को स्ट्रेच करता है। उसका मकसद भी ये होता है कि आपके जो प्रेस हो गए मोहरे, उसकी वजह से आपकी डिस्क उसमें प्रेस हुई है, उसको खोलने के लिए इसकी जो है बाकायदा वो बड़ा कारआमद है। वो जो पहले तो हमारे कॉलर होता था वो प्लास्टिक का होता था, उससे बाकायदा फिर यहाँ पे दर्द भी शुरू हो जाती थी जहाँ तक वो उसको रखा जाता था। लेकिन आजकल बड़ा सॉफ्ट आया हुआ है, तो उसका ये अल्टरनेट है, आप एक्सरसाइज ये कर सकते हैं। आपके ये साइड पे स्ट्रेच आएगा तो आपके जो नर्व्स हैं, वो जो प्रेस हैं, वो निकलना शुरू हो जाएंगी, उससे रिलैक्सेशन आएगी आपकी गर्दन में। दूसरा जो स्ट्रेच आपको करना है वो आपने जैसे नमाज में सलाम फेरते हैं, राइट लेफ्ट करते हैं, उसमें गर्दन का लेकिन आपका जो है सीधा होना बहुत जरूरी है, चेहरे का सीधा होना बहुत जरूरी है। और शोल्डर से आप पीछे देखने की कोशिश करेंगे और जहां तक आपकी गर्दन जाती वहां तक रोक लें। वैसे तो बेहतर है कि आपकी जो ठोड़ी है वो शोल्डर के साथ टच हो, बेहतर तो ये है, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिस के बाद होगा। ये 100% जिसकी जो मतलब गर्दन के मसल सॉफ्ट होते हैं उसकी टच होती है शोल्डर के साथ, आप उसकी टच देखेंगे, आपकी चिन टच हो। इसी तरह दूसरी साइड पे शोल्डर के ऊपर से आपने पीछे देखना है और आपने यहां पर रुकना है और बड़े हल्के अंदाज में, जोर नहीं लगाना। किसी भी एक्सरसाइज में आपने किसी भी स्ट्रेच में जोर आजमाई नहीं करनी, उससे प्रॉब्लम बढ़ जाता है। जब भी आप जोर आजमाई करते हैं तो उससे बजाय फायदे के नुकसान शुरू हो जाता है। तो जहां तक आपकी गर्दन आपको मूव कर सकते हैं आप वहां जाकर रोक लें। एक तो ये कीजिएगा, ये भी 5 टाइम ईच साइड कर सकते हैं। इसके बाद आप शोल्डर्स को रिलैक्स करना है तो आपने गर्दन को सीधे रखते हुए, ऊपर नहीं देखना, आपने बिल्कुल सीधा रखते हुए कंधों को ऊपर उठाना है। आप सहारा भी ले सकते हैं घुटनों का, जितना इजीली आप उठा सकते हैं। इसको टर्टल पोज कहते हैं, कछुए की तरह आप गर्दन को अंदर लेके जानी है आपने बहुत हल्के अंदाज में कंधों को ऊपर उठाना है और फिर आहिस्ता से नीचे ले आएंगे, बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। इसी तरह फिर आप ऊपर उठाएंगे, रिलैक्स डाउन। हर जगह पे आपने स्टे करना है 5 सेकंड। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? आपके जो वर्टिब्रस जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जो खला आ जाती है या जो बल्ज आ जाता है जो स्ट्रेस होने की वजह से, उसको हील करने में मदद मिलेगी, उसको हील करेगी ये। और ये आपके जो स्ट्रेस मसल्स है ना, इसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी। ये जो अभी हम स्ट्रेच कर रहे हैं, जिसकी जो आपको स्टिफनेस फील होती है शोल्डर्स के ऊपर, टाइटनेस फील होती है। और इसका एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि हमारा तकिया भी डिस्टर्ब करता है, ये गर्दन के जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं। अब जैसे कि ये एक खला है आपका कंधे से लेके, अगर तो आप साइड पे लेटते हैं तो अगर आपकी गर्दन यूं हो जाती है तो आप डिस्टर्ब होंगे, अगर ज़्यादा ऊंचाई यूं हो जाती है तो भी आपकी गर्दन डिस्टर्ब होगी। ये बिल्कुल सीधे लेवल पे रहनी चाहिए जब आप सोते हैं। तो तकिया आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी गर्दन सीधी एडजस्ट हो, उसमें आपका तकिया पतला ना हो, बहुत मोटा ना हो, आपका लेवल रीढ़ की हड्डी का जो सीधा रहना चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये भी एक बड़ी वजह है। अब एक और हम स्ट्रेस मसल्स के लिए एक्सरसाइज करेंगे। उसमें ये होता है कि आपने जैसे पहले अपनी गर्दन को, कान को शोल्डर के साथ लगाया था, स्ट्रेच किया था, आप कान को लगाएं शोल्डर के साथ और हाथ से पकड़ लें ऊपर सर को, इस हाथ से दूसरे हाथ से। अब आप शोल्डर को पीछे की तरफ घुमाएंगे, आगे नहीं घुमाना। आगे घुमाने से ड्रॉप शोल्डर हो जाते हैं। हमारे यहाँ ये भी एक गलती है कि हम शोल्डर दोनों तरफ घुमाते हैं, इससे पोस्चर का प्रॉब्लम भी आ जाता है। पोस्चर का प्रॉब्लम भी आएगा। आपने जब भी करना है शोल्डर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है ताकि आपके ड्रॉप शोल्डर ना हो। ड्रॉप शोल्डर आपके होते ही तब है जब आप शोल्डर दोनों तरफ घुमाते हैं। तो पीछे की तरफ आपने घुमाना है इसको, बहुत आहिस्ता से पूरा सर्कल बनाने की कोशिश करनी है, जितना ईजीली कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद फिर आपका सर्कल बड़ा होता जाएगा, मसल्स आपके स्ट्रेच होते जाएंगे तो आपका सर्कल बड़ा होता जाएगा। शुरू में आपसे इतना ज़्यादा सर्कल नहीं बनेगा। इसी तरह फिर दूसरी साइड से करेंगे, पकड़ लेंगे हाथ से सर्कल, नीचे सहारा ले सकते हैं आप, जैसे हाथ का सहारा लिया ना इसने, तो आप हाथ का सहारा ले सकते हैं। इसके बाद फिर आप जो है वो ऊपर देखेंगे और दोनों शोल्डर इकट्ठे घुमाएंगे पीछे की तरफ। ये जिन लोगों का पोस्चर खराब होता है बैठे रहने की वजह से, क्योंकि हम ऐसे बैठते हैं ना, तो शोल्डर वैसे गिरे होते हैं,
तो शोल्डर को स्ट्रेच करने की बेहतरीन टेक्निक है ये। इससे आपके शोल्डर मसल्स भी रिलैक्स होते हैं, स्ट्रेस मसल्स रिलैक्स होते हैं आपके, और साथ में आपके जो ड्रॉप शोल्डर हैं वो बेहतरी की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद दूसरा स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथ अपने शोल्डर्स के ऊपर रखें। अब आप एल्बोज को टच करें, सामने टच करें और फिर वापस खोलें, पीछे तक लेके जाएं जितना स्ट्रेच कर सकते हैं इजीली साथ में इसलिए कहता हूं कि आपने जोर आजमाई नहीं करनी, बहुत हल्के अंदाज में। फिर वापस लेके आए, एल्बोज को टच करें आपस में और फिर वापस खोल दें सीधा। ये शोल्डर्स को मूव करना है ताकि आपके शोल्डर फ्रीज भी ना हो, ठीक है ना। ये एक एंगल है। अब दूसरा एंगल जो हमने चलाना है इसका, जो स्ट्रेस मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, वो बाजू खोल लें, साइडों पे बाजू खोल लें, ऐसे ऊपर उठा लें, शोल्डर लेवल पे नहीं, बाजू सीधे कर लें ऐसे, सामने, साइडों पे नहीं, साइडों पे लेके आए, साइडों ऐसे। अब आप हाथों को घुमाएंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे, शोल्डर लेवल पे रखें और फिर आगे की तरफ घुमा दें। ये आपके पूरे जो स्ट्रेस मसल्स हैं उनको आप स्ट्रेच कर रहे हैं मुख्तलिफ एंगल्स में। वापस आप घुमाएं, अब यहां पे रुकें थोड़ी देर, फिर आप दूसरी तरफ घुमा दें। ये स्ट्रेस मसल्स की ट्विस्टिंग है ताकि उनके अंदर जो स्टिफनेस आ चुकी है उनको हल्का करने के लिए ये बेहतरीन ये स्ट्रेच है। फिर वापस करें। अब जिनको अगर साथ में अगर थोड़ी सी हेल्प भी दे दी जाए, रिलैक्स करें आप, बाजू रिलैक्स कर दें, तो उससे स्ट्रेस मसल्स और अच्छे हो सकते हैं। शोल्डर के ऊपर जो बोझ पड़ता है या जिनको थोड़ा सा कंधों पे बोझ रहता है, जिनके जॉइंट्स में भी समटाइम कंधों के जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम आता है, तो ऐसा ना, आप मेरे पीछे आए, आप मेरे कंधों पे हल्का सा दोनों हाथों से वजन रखेंगे, जैसे आप ये आपने ऊपर थोड़ा सा दबा के रखना है, थोड़ा सा दबाना है। आप इसके लिए कोई वेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा दूसरे की भी सपोर्ट भी ले सकते हैं, थोड़ा सा और वजन डालें, फिर आप कंधों को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। आहिस्ता से नीचे, एकदम नीचे नहीं फेंकना। ठीक है जी, ये एक्सरसाइज थी, इससे आप अपने शोल्डर्स को भी बेहतर कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं आपकी बैक पेन के या वर्टिब्रेट के, जो भी आपकी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स हैं उनको हल किया जा सकता है। तो योगी नईम आपका बहुत शुक्रिया, नवाज बाजवा आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों शो के अंदर आए और बड़ी मुफीद टिप्स हैं जो कि आपकी तरफ से दी गई। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यूनुस कादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ ज़िया मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे दोनों से गुफ्तगू करेंगे और आज ख़ास तौर पे इबादात के हवाले से जनाब गुफ्तगू की जाएगी। ज़िया अहमद शाह हाशमी साहब से मैं गुफ्तगू इस हवाले से करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी इल्म अदब रखते हैं इस हवाले से। तो बहुत सारे लोग होते हैं, उनका ये कहना होता है, उनका ये सोचना होता है कि वो कौन सी घड़ी है, वो कौन सा वक्त है जब आपकी कबूलियत होती है, नमाजों की कबूलियत होती है या कोई ऐसा इकदाम आप उठाते हैं, कोई नेकी करते हैं तो वो नेकी जो है वो कबूल होती है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि करने के बाद भी नेकी कबूल नहीं होती। तो इस हवाले से उनसे जानेंगे, क्या कहेंगे ज़िया साहब आप, बहुत सारे लोग जो इबादत करते हैं उनकी इबादत कब कबूल होते हैं और कौन से ऐसे लोग होते हैं जो बेतहाशा इबादत करने के बावजूद भी उनकी इबादत कबूल नहीं होती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम सुनने वालों को जुम्मतुल मुबारक हो। आज के दिन की बरकतें, फजीलतें हम समेटने के लिए यहाँ मौजूद हैं। इबादत क्या है, कबूलियत कब होती है, कौन ऐसे लोग हैं जिनकी इबादत कबूल नहीं की जाती, और बाज़ औक़ात ये भी एक सवाल जहन में आता है कि क्या इबादत का बराबर बराबर सवाब अता किया जाता है। तो मैं इब्तदा में तो ये बता दूं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके की तरह अमल करना ये इबादत है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने भी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात ने भी हमें जिस हस्ती के साथ मुंसलिक होने का हुक्म दिया है वो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी मर्तबत है।
इबादत अल्लाह ताला की बारगाह में कमाल इज्ज़ो इनकिसारी का नाम है कि इंसान अपने आप को इतना झुका दे, इतना उसकी बारगाह में अपने आप को इज्ज़ो इनकिसार के मकाम पे ले आए कि उसके इज़्ज़त का मकाम जो पेशानी है वो ज़मीन के ऊपर टिका दे और वो कहे सुबहान रब्बियल आला। आप इबादात में नमाज भी शामिल है, रोज़ा भी शामिल है, ज़िक्र अज़कार भी शामिल है, हज भी शामिल है, कुर्बानी भी शामिल है। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि इबादात की जो कबूलियत है, उस कबूलियत के साथ ही इबादत मुफीद होती है, फ़ायदामंद होती है। अभी हमने जानवर कुर्बान किए हैं, अभी हाजियों ने हज किया है, अभी नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ज़कात भी अदा करेंगे। तो ये सारी जो इबादात का एक पूरा स्ट्रक्चर जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, क्या कुर्बानी कर देने के बाद हमें मुतमईन हो जाना चाहिए? क्या हज कर लेने के बाद हमें इत्मीनान हो जाना चाहिए? क्या नमाज पढ़ लेने के बाद हमें इत्मीनान आ जाना चाहिए कि हम इबादत कर चुके हैं और काफ़ी है? तो मैं ये कहूँगा कि बंदा मोमिन की ये शान है कि वो इबादत के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में और न्याज़मंदी पेश करता है और वो कहता है रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना, ए हमारे पालने वाले हमसे उसको कबूल फरमा लें। क्योंकि अगर इबादात अल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बाद ये रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना के अल्फाज ना कहे जाएं, यानी कबूलियत के लिए इल्तजा ना की जाए और इबादत कबूल ना हो, तो फिर वो बिल्कुल इसी तरह हो जाता है जिस तरह शैतान का पूरा वाक़या है। इतना इबादत गुजार था, इतना इबादत गुजार था कि मफ़हूम हदीस है कि अगर उसके सजदों को ज़मीन पे तकसीम किया जाए तो ज़मीन का एक चप्पा भी बाकी ना रहे जहाँ उसके सजदा ना आए। इतना इबादत गुजार, लेकिन अल्लाह की बारगाह में मकाम कबूलियत ना पा सका कि उसने इनकार कर दिया। अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। ये तो मैं आगे जाके अर्ज़ करूँगा कि असबाब क्या होते हैं अदम कबूलियत के, तो उसमें से एक तकब्बुर भी है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों हस्तियों ने अल्लाह ताला के घर को तामीर फरमाया। तामीर कर लेने के बाद, हालांकि हुक्म खुदाबंदी से ही उसको तामीर किया था और एक नबी का अमल था जो वो कर रहे थे, और नबी का जो अमल है वो मकाम कबूलियत को पहुंचा हुआ होता है। लेकिन इसके बावजूद दोनों हस्तियां अल्लाह की बारगाह में रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना, ए परवरदिगार आलम हमसे इस किए हुए अमल को कबूल फरमा ले। तो सुनने वालों के लिए मैं सबसे पहली बात ये अर्ज़ करूँगा, कुर्बानी करें खुदा की राह में, या हज के लिए जाएं, या उम्रा करें, या नमाज पढ़ लें, जो भी नेकी का अमल आप कर लें तो उसके बाद फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में इज्जो इनकसार के साथ ये अर्ज़ करने लगें कि या अल्लाह इसको कबूल भी फरमा लें। गरीब को खाना ज़रूर खिलाएं, लेकिन साथ अल्लाह की बारगाह में उसकी कबूलियत की दुआ ज़रूर करें। प्यासे को पानी ज़रूर पिलाएं, साथ अल्लाह की बारगाह में कबूलियत की इल्तजा करें। इबादत, सारी रात इबादत और रियाजत करें, सारा दिन रोज़े से गुजरे, जो भी नेकी के काम हैं वो करें, लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में गिरियाजारी ज़रूर करें कि या अल्लाह इसको कबूल फरमा ले। ये अम्बिया का तरीका है। क्यों? इसलिए कि इबादत बग़ैर कबूलियत के दो नुकसानात उसके वाज़े से होते हैं। एक ये कि इंसान ने अमल भी किया, मुशक्क़त भी की, और मुशक्क़त उसकी ज़ाया चली गई। यानी जिस तरह एक नमाज़ पढ़ने वाला है, उसने नमाज अदा की, वक़्त निकाला, वक़्त निकाल के नमाज अदा की, लेकिन मकाम कबूलियत को नहीं पहुंची, तो वो मकाम कबूलियत को ना पहुंचने की वजह से उसका वक़्त भी ज़ाया हुआ, और क़यामत के दिन जहां उसे इनाम मिलना सा था उस इनाम से भी महरूम हुआ, और उल्टा वो अजाब में मुब्तला हो जाएगा कि इस तरह से नमाज पढ़ते हैं क्या, इस तरह से इबादत करते हैं क्या, इस तरह से अल्लाह की बंदगी करते हैं। लेकिन अगर वही नमाज मकाम कबूलियत को पहुंच जाए तो वो इंसान नमाज अदा करने की वजह से जन्नत का एक पूरा दरवाज़ा जो उन लोगों के लिए होगा जो नमाजें अदा करते हैं, इसी तरह बाकी इबादत हैं, तो वो उसके लिए खुल जाएगा कि यहाँ से दाखिल होकर अल्लाह ताला की जन्नत में आ जाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारे साथ यूनुस कादी साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मारूफ नात ख्वां हैं। कब से कादी साहब आप नात शरीफ पढ़ रहे हैं, और इससे मोहब्बत होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आपकी ज़ुबान पे आता है, उनकी तारीफ़ बयान करते हैं, तो उसके लिए मोहब्बत
आपके दिल में होना लाजमी होता है। बिल्कुल। तो कितने अरसा से आप नात पढ़ रहे हैं और इससे मोहब्बत कब से आपको शुरू हुई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के जो फूल झड़ते हैं आपके मुंह से, ये कब से आप स्टार्ट किया है सिस्टम? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या अहल। सबसे पहले तो मैं हनान भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और सिटी 41 चैनल का कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं हनान भाई अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 30 साल से नात शरीफ पढ़ रहा हूँ। स्कूल से ही मुझे नात शरीफ पढ़ने का शौक़ था, तो स्कूल में मिली नगमा सुबह का जो तराना कौमी तराना पढ़ते थे, हम दुआ भी पढ़ते थे, तो उसके साथ साथ फिर नात शरीफ का भी शौक़ हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब लेवल पे काफ़ी मुकाबला जात में जाते थे हम, स्कूल की तरफ से हमारे टीचर लेके जाते थे। तो बस अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ने का मौका मिल रहा है, और ये तौफीक के बगैर नहीं होता। अच्छा, कोरोना वायरस से पहले महफिलें बहुत जमती थी, जी, जी। नात शरीफ जो है वो पढ़ी जाती थी, हर गली मोहल्ले के अंदर हर हफ्ते कोई ना कोई महफिल का जी, जी, इनेकाद ऐसे। किया जाता था। तो कोरोना वायरस की वजह से ये भी किसी हद तक सिस्टम रुक गया था, जी लेकिन बिल्कुल स्टॉप हो गया। अब दोबारा से स्टार्ट होना शुरू होगा गया आहिस्ता सर, आहिस्ता, हो गया। और लोगों के अंदर मोहब्बत भी बड़ी पाई जाती है, बड़े जी, शौक के बिल्कुल, साथ बिल्कुल, इख्तिमाम बिल्कुल। करते हैं, ख़त्म और दरूद की महफिलें सजाई जाती हैं। इस हवाले से भी बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह आशा उशाकान मुस्तफ़ा, अभी उनके सभी के दिल खुश हुए हैं। सना खान मुस्तफ़ा वो जो भी देखे ना, ये एक नात शरीफ है, ये असल में कहते हैं ना मसीकी रूह की ग़िज़ा है। असल में ये हमदे बारी ताला हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पाक असल में ये रूह की ग़िज़ा है। तो इससे तस्कीन पहुंचती है आपकी रूह को, इससे सरूर मिलता जी है बिल्कुल, आपको, बिल्कुल। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ पे नाम आ जाता है, वो माशाअल्लाह। नाम आपके जब कानों में रस की तरह घोला जाता है, जितने भी दुख हैं, जितनी भी जी, तकलीफें हैं, बिल्कुल। वो आपकी दूर हो जाती हैं, आपको महसूस भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता। जी बिल्कुल ऐसे ही दुरूशी पढ़ते हैं, तो जब देखें ना कि बड़ी बड़ी महफिल में जाते हैं, आप भी लोग भी जाते हैं, सुनते हैं, एक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की जो शमा रोशन होती है, जब नात सुनते हैं किसी से, आला हज़रत का कलाम पढ़ते हैं, अमीर अहले सुन्नत का कलाम पढ़ते हैं, माशाल्लाह बहुत सारे अच्छे अच्छे शायर हैं, तो जब नात शरीफ पढ़ते हैं तो सुनने वालों को सरूर मिलता है। और ये नात शरीफ जो है, मैं तो ये कहता हूँ कि नात शरीफ भी जो है वो इसमें लगन होनी चाहिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क इसमें शामिल होना चाहिए। जब देखें, जब आप अंदर से नात पढ़ेंगे आप, तो उसका जो सुनने वाले हैं उनको भी उसका लुत्फ आएगा। मतलब जो हालत आप पे तारी होगी, जी वो बिल्कुल, सुनने वाले पे भी तारी सुनने होगी। वाले भी तारी होगी। जैसे अब जब वो ऊपर से पढ़ेंगे तो फिर वो सुनने वाला को उसके असर नहीं करेगा उस पर। मैं तो ये कहता हूँ कि नात शरीफ जब भी पढ़े और बावज़ू होकर पढ़े, जब भी नात पढ़े बावज़ू होकर पढ़े, और अच्छे से अच्छा कलाम, जैसे आला हज़रत आपका कलाम, हमारे इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब, उनका कलाम पढ़ा जाए। अच्छे जो शोरा हैं, आदम चिश्ती साहब का पढ़ा जाए कलाम, ज़ोहरी साहब का पढ़ा जाए, बड़े बड़े अच्छे शायर हैं उनका पढ़ा जाए। जो लोग गानों की तरफ से पढ़ते हैं, ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ सिटी 41 के वसार से, कि जो गाने की तरफ से नात पढ़ते हैं वो नहीं पढ़नी चाहिए खुदा रहा। मतलब कलाम वही पढ़ना चाहिए जो मुस्तनद कलाम पढ़ना बेहतरीन चाहिए। हाँ, जी, जी। कलाम हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुताबिक शान के मुताबिक जो है वो जी, होना बिल्कुल। चाहिए। तो हमारे साथ ज़िया हाशमी साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। ज़िया साहब, क्या कहेंगे, ईद गुजर के गई है, बहुत सारे लोग होते थे जो कि मुनाफाखोरियाँ करते थे ईद के दिनों में और बाद में हज पे चले जाते थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी, यकीनन अमल की जो कबूलियत है उसमें ये बुनियादी अमल दखल है कि जितने भी इबादात हैं उनका ताल्लुक़ इंसान के माल के साथ है। नमाज है, लिबास पहनना है तो वो लिबास पहनेगा उस वक़्त जब उसके पास माल होगा। ज़कात डायरेक्टली उसका ताल्लुक़ जो है वो माल के साथ है। ये जितनी भी इबादात हैं वो माली हों या बदनी हों, बदनी इबादात उनका ताल्लुक़ भी माल के साथ होता है। तो ऐसा शख्स, जिस शख्स ने जिसके हलाल नहीं कमाया और उसके बाद उस माल के ज़रिया से जो हलाल ज़राए से नहीं है, उससे अगर कोई ऐसा काम किया जो नेकी का काम है, वो सवाब तो बहुत दूर की बात है, वो गुनहगार भी होता है। मसलन जिस तरह सूद से माल कमाया और सूद की रकम जो है वो नेकी की नीयत से अगर ख़र्च करता है तो ये हराम है। तो आपने बहुत खूबसूरत बात की कि हज भी कर लिया, करने भी चले गए, खुदा की राह में सदका व खैरात भी कर लिया, मसाजिद भी बना दी, मदारस में भी खर्च अखराजात दिए, बहुत से और रिफाई काम भी किए, लेकिन अगर रिज़्क़ हलाल नहीं है
तो कोई उसका फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि इबादत की कबूलियत के लिए सबसे पहली चीज़ वो ये ज़रूरी है कि ख़ुद इंसान लुक़्मा हलाल खाए और ऐसा लिबास पहने और ऐसी चीज़ें जो रिज़्क़े हलाल से उस तक पहुंची हैं उनको इस्तेमाल में लाए। अगर वो रिज़्क़े हलाल से नहीं है तो कोई इंसान रिज़्क़े हराम खा रहा है, रिज़्क़े हराम खाने वाले की तो दुआएं भी कबूल नहीं होती। 40 रोज़ तक जिसने एक लुक़मा खाया उसके असरात बाकी हैं, उसकी ना इबादत कबूल हो रही हैं। ये जाए कि जिसका मामूल ही ये हो कि रिज़्क़े हराम खाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने रिज़्क़ को जितना हलाल कर सकते हैं करें। क्यों? इसलिए कि ये जो इंसान का वजूद है ये सिर्फ़ जिस्म नहीं है, इसमें एक रूह भी मौजूद है। अभी बात कर रहे थे कि रूह को जो ताज़गी पहुँचती है वो किससे पहुँचती है? रूह को ताज़गी मिलती है अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके से अपने मामूलात करने से रूह को ताज़गी मिलती है। वो रिज़्क़े हलाल हो, वो ज़िक्रुल्लाह हो, वो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शनाख़ानी हो। तो इबादत की कबूलियत के लिए बुनियादी तौर पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि इंसान के वजूद के अंदर जो लुक़मा जाना चाहिए वो रिज़्क़े हलाल जाना चाहिए। रिज़्क़े हलाल खाता है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके बारे में है कि एक मरतबा हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल आपके यहाँ आप तशरीफ़ लेकर गए तो आपने बड़ा सैर होकर खाना खाया। बुज़ुर्गान दीन का अमूमी तौर पर अहलुल्लाह का एक मामूल रहा है कि वो कम खाते थे, कम बोलते थे, कम सोते थे, यानी ज़्यादा तवज्जो इल्लाह में रहते थे, ज़्यादा उनकी तवज्जो ज़िक्रुल्लाह की तरफ होती थी, ज़्यादा उनकी तवज्जो अल्लाह ताला की बारगाह में इज़्ज़ो इनकसारी और इबादत की तरफ होती थी। तो हज़रत इमाम शाफ़ी ने मामूल से हट के बहुत सैर होकर खाना खाया। तो उनकी बेटी ने ये सवाल किया हज़रत अहमद बिन हम्बल की बेटी ने कि आप इनका मामूल मुझे नहीं समझ आया कि इतना सैर होकर खाना खाया आपने। तो वो कहने लगे कि आप और से सुनिएगा, मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि आपने इतना सैर होकर खाना क्यों खाया। तो आपने जब उनसे सवाल किया तो हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मैंने इस कदर सैर होकर खाना इसलिए खाया था कि मुझे मालूम है कि अहमद बिन हम्बल के घर का एक लुक़मा भी रिज़्क़े हराम का नहीं होगा और जो रिज़्क़े हलाल है उसको इस तरह खाना और सैर होकर खाना, उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैं रात को सोया नहीं हूँ, लेटा रहा हूँ। 300 मसाइल ऐसे थे जो पहले हल नहीं हो रहे थे, रिज़्क़े हलाल के लुक़मों की वजह से मुझे अल्लाह ताला ने उनका हल अता फरमा दिया है। तो इबादत की कबूलियत के लिए इंसान के, क्योंकि वजूद से इबादत है ना, जिस्म के साथ इबादत है। नमाज के लिए खड़े होना है, झुकना है, सजदा करना है तो वजूद ने करना है। अगर किसी को कोई माल देना है तो वो वजूद ही का एक हिस्सा है। वुज़ू भी वजूद के लिए ही किया जी, जाता है। वो वजूद पकड़ा रहा, जिस्म पकड़ा रहा होता है। हज करना है तो वो भी वजूद के साथ है। तो अगर वो वजूद अंदर से पाक नहीं है तो इबादत की कबूलियत किस तरह से मुमकिन है। तो इबादत की कबूलियत के लिए इस वजूद के अंदर रिज़्क़े हलाल का जाना ज़रूरी है। बिल्कुल, हलाल रिज़्क़ जो है वो बहुत अहम है और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि रिज़्क़े हलाल कमाएं और अपनी औलाद को भी रिज़्क़े हलाल कराएं, खिलाएं। हमें दुआ है बल्कि अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको, अहले पाकिस्तान को और अहले फैसलाबाद को, जितने भी लोग यहाँ पे बसते हैं उन सबको रिज़्क़े हलाल कमाने की और खाने की तौफीक दे। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ज़िया हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू जो है वो इबादत के हवाले से की जा रही थी। तो सबसे अफजल इबादत क्या है जुमातुल मुबारक के दिन? जुमातुल मुबारक में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक तो दुरूद पाक पढ़ने के लिए तलकीन की कि ये दिन सारे दिनों में से अफजल है, दुरूद पाक पढ़ा जाए। और यकीनी तौर पर ये, क्योंकि इबादत ऐसी है कि इसको हम ये कहेंगे कि नफली इबादत है। नफली इबादत अल्लाह ताला का कुर्ब अता फरमाती है और फिर दुरूद सलाम बारगाह सरवर कायनात में वो तो इंसान को मकाम कबूलियत पे पहुँचाता ही पहुँचाता है। ये दिन अपनी नौइयत के अतबार से 5 नमाज़ें जो फ़र्ज़ हैं ये सबसे ज़्यादा फजीलत वाली हैं और उनमें जुमातुल मुबारक की जो नमाज है
उसकी फजीलत भी बेतहाशा है। और चाहिए ये कि जुमातुल मुबारक वो नमाज पढ़ी जाए। अब ये पूरा दिन हमारे पास मौजूद है और इस पूरे दिन का एक पूरा एक मामूल होना चाहिए जिसके अंदर एक मोमिन को रहना चाहिए। हम क्योंकि इबादत की कबूलियत पे बात कर रहे हैं तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक दौर ऐसा भी गुजरा है और आएगा भी, और आज भी लोग ऐसे मौजूद होंगे जिनके सारे मामूलात ही अल्लाह ताला की इबादत के साथ मुंसलिक हैं कि मैंने फजर की नमाज से पहले क्या करना है, फजर की नमाज के बाद क्या करना है, ज़ोहर की नमाज से पहले क्या मामूल है, ज़ोहर की नमाज के बाद क्या मामूल है। यानी उन्होंने अपने मामूलात को नमाज़ों के साथ मुंसलिक किया है, इसलिए कि एक नमाज से दूसरी नमाज तक के जब कोई इंतज़ार में रहता है तो फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तैयबा है, ऐसा शख्स जिसके दिल के अंदर इबादत की ऐसी लगन हो कि नमाज पढ़ के फिर दूसरी नमाज के लिए उसका दिल लगा रहे और वो इंतज़ार में हो कि कब नमाज का वक़्त हो, मैं नमाज अदा करूँ। आपने फरमाया कि क़यामत के दिन उसको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। यानी ऐसा शख्स जिसकी तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ हो जाती है, जिसकी लगन अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ हो जाती है, तो इबादत की कबूलियत में एक अहम तरीन जुज़ जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ मुतवज्जे होना भी है। आप देख लीजिए कि नमाज क्यों है, क्यों उसमें अल्लाह ताला की तरफ इंसान मुतवज्जे होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू इबादत ऐसे करे कि गोया तू अल्लाह ताला को देख रहा है। अगर ये कैफियत तुझ पर तारी ना हो तो फिर कम अज़ कम इतना ज़रूर हो कि तू इबादत करते हुए तेरा तसव्वुर ये हो कि अल्लाह तुझे देख रहा है। यानी इंसान की तवज्जो अल्लाह ही की तरफ होनी चाहिए। हज़रत जिब्राइल अमीन ने जो सवाल किया था ना, अखबिरनी अनिल ihसान, कि हुस्न अमल के बारे में आप मुझे खबर दीजिए कि अमल अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल कब होता है। हुस्न अमल होता ही वो है जो मकाम कबूलियत को पहुँच जाए। और मैं अपने सुनने वालों को 3 दर्जे बताता हूँ कि सबसे पहला दर्जा ईमान का है। मोमिन होता है इंसान, कलेमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की वहदानियत की गवाही देता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन होने की गवाही देता है। और उसके बाद दूसरा अमल उसका मोमिन के बाद मुसलमान होना है। मुसलमान कहते हैं जो सर तस्लीम खम करता है और अमली तौर पर अपने आप को जाहिर करता है। और मैं कई मरतबा ये कहता हूँ कि मुसलमान वो होता है जिसको देख के पहचान लिया जाए कि ये मुसलमान है। यानी नमाज पढ़ी है उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ज़कात अदा की है, हज अदा किया है, उम्रा किया है, कुर्बानी की है, तो ये अमल वो है जो बताते हैं। अब इसके बाद तीसरा दर्जा है मोहसिनीन का, सालेहीन का, जो हुस्न अमल करते हैं और उनका अमल जो है वो बारगाह रबूबियत में कबूल भी हो जाता है। क्योंकि अगर मोमिन हो और वो अल्लाह ताला के बताए हुए अरकान अदा न करे, उसके लिए कुरान पाक ने कहा है इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, कि इंसान खसारे में है सवाए उनके जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अमल किए। अब ईमान लाया और साथ अच्छे अमल उसके पास नहीं है तो क़यामत के दिन का हिसाब मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर उसने अमल वो किया है और वो अमल हुस्न अमल नहीं बना तो फिर वो मुफीद नहीं है। तो पहला दर्जा मोमिन के साथ साथ उसी मोमिन का मुसलमान होना और मुसलमान होने के साथ साथ उसी का मोहसिन होना, यानी ऐसा शख्स जिसके अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल भी होते हैं। मैंने सूफिया की ज़िंदगी को बड़ा गहराई से पढ़ा है। आप देखिएगा कि अहलुल्लाह जो हैं वो तन्हाई पसंद थे, वो मुराकबा किया करते थे, वो रातों को जाग कर अल्लाह ताला की बारगाह में गिरिया जारी करते थे। उसमें होता क्या था उस गिरिया जारी के अंदर, या निकल जाना जंगलात में जाके जिक्र अज़कार करते रहना, उसमें हकीकत फ़लसफ़ा क्या है? उसमें फ़लसफ़ा ये है कि अल्लाह ताला की तरफ इस तरह तवज्जो करना कि कोई और चीज़ दरमियान में हायल ना हो। तो वो जो तवज्जो इल्लाह के अंदर एक खलूस और इखलास होता था वही मकाम कबूलियत पे उन्हें पहुंचाता था। और आप देखते हैं कि बड़े बड़े सूफिया गुजरे हैं, सारी सारी रात इबादत में गुजार दी। अहले बैत तहार के अफराद की आप शब व रोज़ को देखें तो उनकी सारी सारी रात इबादत में गुजरती थी। मैं हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी ज़ात बाबरकात का एक छोटा सा वाक़या अर्ज़ कर देता हूँ कि
रात का मामूल आपका हुआ करता था कि आप इतना तवील सजदा फरमाती थी, इतना तवील सजदा फरमाती थी, सारी रात सजदे में गुजर जाती थी, और सुबह जब मुअज्जिन आज़ान देता तो अपने हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती थी, बारी ताला इतनी छोटी रात बनाई है, तेरी बंदी का एक सजदा मुकम्मल नहीं हुआ, रात मुकम्मल हो गई है। तो वो तो उनको एक चाशनी नसीब होती थी, और वो कहते हैं ना कि जो इंसान का शौक जिसके अंदर लगन पैदा हो जाए, फिर वो काम उसको प्यारा लगता है। इबादात की कबूलियत के लिए इन इबादात का प्यारा लगना भी ज़रूरी है, इंसान के दिल के अंदर उसका शौक और ज़ौक़ का पैदा होना भी ज़रूरी है। तो इंसान को सिर्फ मोमिन नहीं बनना, सिर्फ मुसलमान नहीं बनना, बल्कि मोहसिन भी बनना है कि उसका अमल अल्लाह ताला की बारगाह में मकाम कबूलियत तक पहुँच जाए। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, कि अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है उनसे जिनके अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाते हैं। तो वो जो मकाम कबूलियत इबादत पाती हैं तो वो हुस्न अमल बनती हैं, और हुस्न अमल इंसान को दुनिया में भी मुफीद है, कब्र में भी मुफीद है, और आखिरत में तो काम ही हुस्न अमल आएगा कि जिसके पास ऐसा अमल। अब मैं इबादत में आप देखिए कि एक शख्स ने नमाज अदा की है लेकिन वो मकाम कबूलियत को नहीं पहुंची, तो वो नमाज जो है सबब क्या बना, एक ही सबब मैं बता दूं, रियाकारी। आप देख लें कि अगर रियाकारी आ गई किसी अमल के अंदर, दिखलावा आ गया, यानी अल्लाह ताला की बारगाह में अमल पेश करते हुए उसके अपनी नफसानी ख्वाहिशात में से कोई एक ख्वाहिश आ गई। क्या होता है रियाकारी, क्या है, कोई देख के कहे कि नमाज पढ़ता है, कोई देख के कहे कि ये बड़ा माल खर्च करता है, कोई देख के कहे कि बड़ा ये तो अच्छे अमल करता है। अब ये इतना सा जहन में आया, हल्का सा दिल के अंदर ख्याल आया, तो वो सारे की सारी जजाएं खत्म हुई। हदीस तैयबा में है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन 3 लोग लाए जाएंगे, एक शहीद होगा, एक आलिम होगा और एक सखी होगा। बारगाहे रबूबियत में उनको पेश किया जाएगा, अल्लाह ताला की कचहरी लगी हुई है, वहां पे आलिम से पूछा जाएगा बताइए तूने क्या किया है, बारी ताला सारी जिंदगी लोगों को इल्म सिखाया है। रब ताला फरमाएगा कि सिखाया तो है, किसके लिए, या अल्लाह तेरी रजा के लिए। रब फरमाएगा तू झूठ बोलता है, इसलिए तूने इल्म सिखाया था कि लोग तुम्हें कहें आलिम है, लोगों ने तुम्हें आलिम कह दिया है, फरिश्तों इसको दोज़ख के अंदर फेंक दो। फिर शहीद को बुलाया जाएगा, शहीद का मकाम व मर्तबा कितना है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उसको 100 दर्जात अता फरमाएगा, और एक दर्जे से दूसरे दर्जे के दरमियान फासला जमीन व आसमान जितना है। इतना मकाम के वाहिद एक शहीद ऐसा है कि जिसको मुर्दा कहने से भी रोका गया है, अगर कोई सोचता है और कहता है तो वो गुनाहगार होता है। तो उस शहीद क्या किया है तूने, या अल्लाह तेरी राह में जान निछावर की है तेरी रजा के लिए। रब फरमाएगा तू झूठ बोल रहा है, तू चाहता था कि लोग तुझे कहें कि बहुत बहादुर है, लोगों ने तुझे बहादुर कह दिया, फरिश्तों इसको उठाओ और इसको दोज़ख में फेंक दो। फिर सखी को लाया जाएगा, वो सखी जो खुदा की राह में अपने माल को खर्च करता था। क्या करते रहे हो जी, खुदा की राह में माल खर्च किया है। रब फरमाएगा झूठ बोलते हो, तुम चाहते थे कि दुनिया में तुझे नामवरी मिले, लोग तुझे सखी कहें, लोगों ने तुझे सखी कह दिया है, फरिश्तों इसको उठाओ और दोज़ख में फेंक दो। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि शहीद ये एक अमल है, आलिम इल्म को डिलीवर करना ये एक रूहानी जिम्मेदारी है, और खुदा की राह में माल खर्च करना ये अल्लाह ताला के कुर्ब के हसूल के लिए ये बहुत प्यारा अमल है। लेकिन इनके अंदर एक रिया आ गई तो वो मकाम कबूलियत को नहीं नीयत का पहुंचे। साफ होना बहुत जरूरी होता है, नीयत का अमल दखल होता है, और अमाल का दारोमदार भी नीयतों के ऊपर ही होता है। जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले यूनुस काजी साहब अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात पढ़ के हमें सुना रहे थे। बहुत अच्छी नात जो है इनकी जान से पढ़ी गई। हमारे साथ ज़िया साहब मौजूद हैं, उनसे भी मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। ज़िया साहब क्या कहेंगे, जुमा के दिन अफजल इबादत के हवाले से बता रहे थे आप, मैं चाहता हूँ उसे कंटिन्यू करें। जी, मैं ये कह रहा था कि जुम्मतुल मुबारक की नमाज बाजमात अदा करनी चाहिए। अब उस जुमा की नमाज बाजमात अदा करने में एक अहम रुकन उसका खुतबा है। हमारे यहाँ क्योंकि हमारी लैंग्वेज कौमी ज़ुबान जो है वो उर्दू है, तो खुतबा अरबी में होता है और वो
महदूद सा होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। अगरचे वो सुन्नत रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पूरी हो जाती है और खुतबा के तकाजे भी पूरा हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ एक और अमल की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है जो हम महसूस करते हैं कि उसमें कमी है। वो ये है कि जुमातुल मुबारक के दिन हर मस्जिद के अंदर, हर इबादतगाह के अंदर कुछ देर के लिए दीन सिखाने का एक सिलसिला होता है, गुफ्तगू होती है, तकरीर होती है, वाज होता है, बयान खिताब होता है। तो लोग उसको बहुत कम सुनते हैं। चाहिए ये कि उसको सुने ताकि मालूम हो कि दीन क्या है, मालूम हो कि हमने ज़िंदगी कैसे बसर करनी है, मालूम हो कि वो हस्तियाँ जिन्होंने ज़िंदगी इस्लाम की खातिर बसर की है उनकी ज़ातें कैसी थी, शख्सियात कैसी थी, मालूम हो हमें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा क्या है। तो हमें जुमातुल मुबारक की नमाज के साथ साथ वो जो गुफ्तगू होती है उस गुफ्तगू को भी सुनना चाहिए। क्यों? जब तक हम मुंसलिक नहीं होंगे। मैं तो दिली तौर पे बड़ा जिसको कह लेना कि दुखी भी हूँ कि आप देखिए कि किस तरह से इस्लाम के ऊपर हमला हुआ है कि हमारा बच्चा, नौजवान, बुज़ुर्ग वो किसी न किसी एतबार से ऐसे मामलात में वो मुंसलिक है कि जिससे गफलत जिसको हम कह सकते हैं। आप उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह लें, आप उसको प्रिंट मीडिया कह लें, आप हमारे मामूलात कह लें कि जिनमें वो मसरूफ़ रहता है, क्योंकि कोई चीज़ भी उसके दो पहलू होते हैं। अच्छा, एक अच्छा पहलू है। माज़रत चाहूँगा, आपकी बात काट रहा हूँ। इस तरह से हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे अकेले हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है, मस्जिद बहुत दूर है और मस्जिद के कैमरों के ज़रिए आप वहाँ से लाइव जो है वो खुतबा ले लेते हैं। सपोज जैसे टीवी के ऊपर जुम्मतुल मुबारक अगर मदीना शरीफ या मक्का शरीफ से दिखाया जा रहा है और आप नियत करके उनके साथ नमाज को नीत लें, तो उससे आपकी नमाज बाजमात होगी, आपका जुम्मा बाजमात होगा या वो बाजमात तसव्वुर नहीं किया जाएगा? अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ तक खुतबा का सुनना है, क्योंकि खुतबा के अंदर वाज़ो नसीहत है, तो वाज़ो नसीहत तो सुनी जा सकती है। और मस्जिद नबवी शरीफ हो या काबातुल्लाह हो, मस्जिद हराम हो, उसको सुन लें तो वो सुना तो जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई हिकमत भरी बात है, कुरान पाक की आयत है, उनका मफहूम है। और जिस तरह हमारे यहाँ भी यहाँ होता है कि बहुत सी मसाजिद में लाइव जुमा की तकरीर चल रही होती है, सोशल मीडिया पे आ रहे होते हैं बयानात, तो उनको सुना जा सकता है। और मकसूद तो दीन सीखना है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये बहुत बड़ा फ़ायदा भी है कि आपको दीन का एक बहुत बड़ा ख़जाना आपको यहाँ से मिलेगा कि वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो जमात के साथ नमाज अदा करना है, वो जमात के साथ नमाज अदा करने की कुछ शराइत हैं जो दीन मतीन ने मुकर्रर फरमाई हैं। उसमें सबसे पहली शर्त तो ये है कि इमाम का जो इंतखाब है, मुंतखब इमाम, उसका लोगों के आगे होना ज़रूरी है। यानी इमाम बनता ही तब है जब सफ़ बंदी हो और उससे आगे एक शख्स खड़ा हो तो इमामत होती है। और फिर उसके बाद जो सफ़े हैं उन सफ़ों की शराइत मौजूद हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर सफ़ बनाना सिखाई। आपने फरमाया कि अपनी सफ़ों के अंदर फासला ना रखो, शैतान तुम्हारे दिलों के अंदर फासले और टेढ़ापन पैदा कर देगा। तो सफ़ों का सीधा होना ज़रूरी है। फिर एक सफ़ से दूसरी सफ़ के दरमियान फासले को जो मुकर्रर किया गया है कि कम से कम ये फासला जो है ना इतना हो कि जिसमें इंसान सजदा कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा ये फासला इतना हो सकता है कि ये फासला 3 सफ़ों से ज़्यादा ना हो। यानी एक सफ़ है और दरमियान में 2 सफ़ें छोड़कर तीसरी सफ़ बनती है, इससे ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए। ये जाए कि मस्जिद जो है वो कहीं पे है, वहाँ से लाइव चल रहा है, आप अपने घर के अंदर मौजूद हैं ना, वहाँ पे इमामत जो इमाम है, कोई ज़रूरी है कि मस्जिद जो है वो किबला की सिमत में है मौजूद और बाकी सारे घर जो हैं वो किबला की सिमत से पीछे हैं। जो आगे घर आ रहे हैं वो तो इमाम से ही आगे चले जाएंगे, जो इमाम से आगे निकल गया तो उसकी नमाज किस तरह से हो सकती है? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और बहुत शुक्रिया ज़िया साहब, आप आज के शो के अंदर आए और बड़ी मुफीद बातें आपकी तरफ से की गई। यूनुस काजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।